अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह की सोच में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं गजल आपने अशरफ। इतना सोच के क्यों बोला? मैं कुछ और बोलने लगा था, मैं नज़म बोलने लगा था आज आपको गजल की जगह, लेकिन आज मैंने गजल फिर बोल दिया। आप सबको जुमा मुबारक भी, गुड मॉर्निंग भी। और इस्लामाबाद और पिंडी का जो वेदर है वो बहुत ही सुहाना हो चुका है, रोमांटिक हो चुका है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और आज इस्लामाबाद पिंडी के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा है और पहली दफा रावलपिंडी इस्लामाबाद के शायकीन रावलपिंडी में इफ्तिदाई तकरीब देखेंगे, जिसमें इब्रारुल हक, अली जफर, आबदा परवीन और बड़े बड़े फनकार आपके सामने परफॉर्म भी करेंगे। और फिर इफ्तिदाई मैच है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। सो इस मैच के ऊपर तो आप बात करेंगे, लेकिन जो मेरे पास आज एक बहुत बड़ी खबर ये है, गजल के आईपीएल को हमने आते साथ ही डरा दिया और आईपीएल को पीछे छोड़ने के लिए पीएसएल इस वक्त स्टैट्स का सहारा और टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। और आपको इस दफा पीएसएल में ऐसी टेक्नोलॉजी नजर आएगी जो इससे पहले गजल आपने आईपीएल में भी नहीं देखी होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट और इसी वजह से एग्जैक्टली अचीवमेंट भी है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि आईपीएल में ऑलरेडी इंडियन मीडिया बात कर रहा है कि पीएसएल तो बहुत छोटी लीग है, आईपीएल के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी ने उनको डरा दिया। डेरिल मिचेल जैसे प्लेयर यहाँ पे आ चुके, डेविड वार्नर जैसे प्लेयर यहाँ पे आ चुके, सुपरस्टार्स भी मौजूद हैं। हमने आईपीएल को इस दफा तगड़ा मुकाबला देना है। अनफॉर्चुनेटली जो हाइप नहीं बनी पीएसएल की वो इस वजह से कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप देखेंगी कि पहले ही हफ्ते में हर शहर में इस दफा डेरिल मिचेल के, डेविड वार्नर के छक्कों की गूंज होगी। एग्जैक्टली और जैसे कि कहा जा रहा है कि सूफी म्यूजिक आर्टिस्ट होंगे, परफॉर्मेंसेस होंगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और फिर जो कवरेज का निजाम है वो बहुत जबरदस्त होगा। ये आज रात को हम देखेंगे क्योंकि इफ्तिताही तकरीब भी है, जबरदस्त इंतजाम भी मुकम्मल है। कल हसनैन वहां पर मौजूद भी थे, वहां से आप कर भी आए और आज भी जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने अच्छी अच्छी खबरें तो बताई है हसनैन, लेकिन मौसम की सूरत हाल कुछ बेहतर ऐसी बातें नहीं करते गजल। लेकिन मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं तो सच्ची खबर दे रही हूँ ना। सच्ची बातें देखिए 39% है ना, तो 39% है। अगर ये होती 50% से अबव तो मैं कहता कि शाम को कुछ, लेकिन आपको पता है 2 दिन से रात को ही मौसम खराब हो रहा है, आंधी तेज आती है, हवाएं चलती हैं और फिर बारिश होती है। तो इस वजह से मैंने कहा खबरदार कर दूं, क्योंकि शायकीन बहुत पुरजोश है, लेकिन ये है कि अगर नहीं होती तो लोग एंजॉय भी करेंगे। आपको खबरदार कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश नहीं होने वाली, तेज हवाएं चलेंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अली जफर के गाने होंगे, इब्रारुल हक के गाने होंगे और उन गानों की वजह से आप देखेंगे कि ये तमाम तर चीजें दूर चली जाएंगी और जो स्टेडियम का एनवायरनमेंट होगा ना वो भी गर्मा गर्म होगा, तो बारिश दूर चली जाएगी। कि जब आंधी होगी और साथ म्यूजिक भी चल रहा होगा तो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि जिस तरह से आपने आईपीएल की बात की, जिस तरह से हमने उसको मात दी, रात को किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम मजीद उनको हैरान कुन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और अब सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और आपको लिए चलते हैं कराची। सबसे धमाकेदार खबर, धमाकेदार खबर देंगे क्योंकि कल भी हमने कराची से आपको खबर दी थी, खुशखबरी दी थी, जिसमें हमने आपको कहा था कि शायद बिजली जो है वो सस्ती होने जा रही है, वहां पर लोगों को, सार्फिन को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन एक और अच्छी खबर कराची से ये है कि कराची के डीए क्रैक क्लब में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान के दिलों को खुशी से भर दिया। आलमी अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में हमारे नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तरकी को 2-3 से शिकस्त दे दी है और एक लम्हे में पूरी कौम का सर उन्होंने फख्र से बुलंद कर दिया है। ये उनकी इंडिविजुअली आप कहेंगे कामयाबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। रोशनी की अलामत है पाकिस्तान के लिए, जहां स्क्वैश का खेल दोबारा अपने सुनहरी दौर की तरफ बढ़ रहा था। जब नूर जमान फाइनल के बाद मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में भी खुशी थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मेहनत मैंने की है मुझे उसका फल मिला है। और ये वो लम्हा है जब पूरी कौम ने महसूस किया कि नूर जमान की जीत सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक पैगाम था कि अगर आपके इरादे मजबूत हो तो कामयाबी की राह आपकी हमवार हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। नूर जमान ने एक बार फिर स्क्वैश की दुनिया में पाकिस्तान की वापसी करवाई और ये एक शानदार अलामत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में होने वाली आलमी अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और इस तकरीब ने एक नया मोड़ लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान में स्क्वैश का सुनहरी दौर वापस आया और हमारी पहली तरजीह इस इवेंट में यही थी और ये इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि स्क्वैश में एक नया दौर स्टार्ट हो चुका है। और ये इवेंट ना सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के लिए एक कामयाबी का संग मील था, बल्कि ये स्क्वैश के
आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान के एक नए अज़्म की अक्कासी भी करता है। और ये इस वजह से भी अक्कासी करता है कि हमारे यहाँ जहांगीर खान, जहांशेर खान और इस तरह के बहुत ऐसे नाम हैं जो 30-30 साल तक अनबीटन रहे। सो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन जी। आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और अब आपको मैं खबर देता हूं बैंकॉक से, जहां पे किस तरह से सड़कों पे सफाई करने वाली खातून रातों रात एक्टर बन गई और मॉडल बन गई। मेहरबान हो जाए ना तो फिर बहुत कुछ मिल जाता है। किस्मत मेहरबान होती है तो आप रातों रात अमीर भी हो जाते हैं, रातों रात आप मॉडल भी बन जाते हैं और अदाकार भी बन जाते हैं। बैंकॉक की सड़कों पर सफाई करने वाली 28 साल खातून जिनका नाम निपाजित है और जिन्हें मेन नाम से जाना जाता है, एक दिन रूसी फोटोग्राफर उनकी नज़र उन पे पड़ी। उसने उनकी एक तस्वीर और वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट की और वो फौरन वायरल हो गई। और इस वीडियो ने मैन की जिंदगी बदल दी और मकामी मीडिया और मॉडलिंग एजेंसीज ने उनसे रब्ता किया। बाद अज़ां थाई मेकअप आर्टिस्ट नॉन चैट ने इन्हें अपने कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए मॉडलिंग पेशकश की और आज मैन अपनी खाकरोब की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग को अपना पेशा बना चुकी हैं। एग्जैक्टली कितना सडन चेंज था उनकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड टर्न था जिस तरह से उनके साथ ये हुआ कि जिंदगी ने एक दिन में अचानक पलटा खा लिया। और जो फोटोग्राफर था उसको नहीं पता था, उसने तो अचानक अपने उसके लिए ली होगी कि चलो मैं वायरल हो जाता हूँ इस तरह की पिक्चर लेके। लेकिन वायरल कौन हो गया? एक सफाई करती हुई खातून, और रातों रात वो मॉडल भी बन गई है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अब देखते हैं कि आगे जब बढ़ेंगी ये कुछ और कारनामे करेंगी तो फिर इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस इनको मुबारकबाद हो। आप भी आगे बढ़िए। एग्जैक्टली। अब मैं भी आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ के आपको खबर देती हूँ। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है मेरे पास। किस रिलेटेड है जी? एक मैं आपको आइसलैंड लिए चलूंगी जहां पर साइंसदानों की जानिब से एक आप ये कहें कि अनप्रेसिडेंटेड जो है वो एक डिस्कवरी की गई है जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे शायद। लेकिन हमने 3 दिन पहले बता दिया था। हाँ, बताया था बिल्कुल, लेकिन हमने मतलब वैसे तवक्को नहीं की थी कि ऐसे हो भी जाएगा। तो अब हो कुछ इस तरह गया है कि जो साइंसदान हैं उन्होंने एक डिस्कवरी की है। मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और इसके साथ साथ उन्होंने फॉसिल्स यानी कि पुरानी हड्डियों का भी इस्तेमाल करके डायनासोर का डीएनए रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है। अब हमें जगह जगह डायनासोर नजर आएंगे जो कि खत्म हो चुके थे, हमें नजर ही नहीं आए थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी का साइंसदानों ने इस्तेमाल किया और ये तहकीक गुज़श्ता 7 सालों से खुफिया रखी गई थी साइंसदानों की जानिब से। लेकिन अब एक अंदरूनी जराए ने इस चीज़ की भी तस्दीक कर दी है। टीम ये दावा कर रही है कि उन्होंने पहले कामयाब डायनासोर के डीएनए को जो है वो प्रोड्यूस कर लिया है और ये तवक्को की जा रही है 2026 से शुरू होने से पहले जो है वो डायनासोर का बच्चा निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अब गजल जो कि आप डायनासोर की क्या कहते थे मुजस्समे देखती थी, अब आप जाके हकीकत में असल में डायनासोर देखेंगी और उसको एंजॉय करेंगी आप भी और वो तमाम लोग जो डायनासोर को पसंद करते हैं और उन्होंने डिफरेंट मूवीज में डायनासोर को देखा है। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और उसके बाद एक आपको शेखुपुरा हम लिए चलेंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी पहली मुकामी तैयार करदा एआई मुतारिफ करवा ली है जो मुकामी ज़रूरियात को पूरा करेगी, जिसका मकसद पाकिस्तानियों की मखसूस ज़रूरियात को समझना और उनके मुताबिक काम करना है। आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी की अलामत इसको समझा जा रहा है। और एआई की दुनिया में पाकिस्तान ने अब चैट जीपीटी के साथ मुकाबला करने की सलाहियत भी हासिल कर ली है और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में ये आम संग मिल मिला है। आप चैट जीपीटी के साथ साथ डीप सी के साथ साथ पाकिस्तान की ये एआई ऐप भी आपके पास होगी और आपके मसलों का हल आपको फौरन बताएगी। एग्जैक्टली। और इसका नाम मैं भी आपको बता दूं कि जहानत एआई इसका नाम है जो पाकिस्तान ने डेवलप की है लोकली तौर पर, बिलीव इट और नॉट, लेकिन ये हो गया है और अब ये जीपीटी का मुकाबला करेगी चैट जीपीटी का। सो पाकिस्तान के लिए एक बिग अचीवमेंट है। ऐसा ही है। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल स्टोरीज तो हमने आपको बता दी जो इस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। आगे बढ़कर आपको खबर देंगे हम शेखुपुरा से। शेखुपुरा में हुआ कुछ यूं के अफसोसनाक खबर। हाँ, अफसोसनाक खबर है। एक गांव नवाखो में पेश आया ये वाकया जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। एक नौजवान जो कारोबार करता था, मजदूरी करता था, बारबेक्यू कर रहा था एक होटल पर, हुआ कुछ यूं कि जब थोड़ा सा खाना लेट हो गया हसनैन, तो खाना देर के आने की वजह से कुछ लोगों ने एतराज किया और बात यहाँ तक पहुंच गई कि लड़ाई झगड़े तक चली गई। बिल्कुल ऐसे है गजल। ये जो अंदोनाक वाकया है इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर इस वक्त शेखोपुरा में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीनो हजरात। शेखुपुरा का जिक्र किया था गजल ने, उस हवाले से तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको चकवाल में लिए चलता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक माहौल दुश्मन अमल को वहां पे अपनाया जाता है और हमें इस अमल ने हैरत में डाल दिया। तलगंग रोड पर वाकई निजी होटल के बाहर कीमती और सायादार दरख्तों को बेदर्दी से काट दिया जाता है, और ये दरख्त जो ना सिर्फ एक कुदरती ज़ख़ीरा थे बल्कि माहौल के तवाज़ुन के लिए भी ज़रूरी थे, अब तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। अगर ये अमल दरख्तों की ट्रिमिंग के बहाने किया गया तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार कुदरती वसाइल का इतना बेदर्दी से इस्तेहसाल क्यों हो रहा है, और फॉरेस्ट हुक्काम की जानिब से वावडा की तरफ जो उंगली उठाना और मौके पर मौजूद अफराद का दरख्तों को बलकसर टॉल पर ले जाने का इंकशाफ सिर्फ पूरे मामले की सच्चाई को मजीद मशकूक बना देता है। और इसी सूरत हाल पर हम बात करते हैं क्योंकि आपको पता है कि दरख्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना हमारे लिए, और फिर इस दरख्तों के हवाले से बात की जा रही है कि बहुत कीमती दरख्त थे, फिर उसके बाद इतना बड़ा नुकसान भी हो रहा है। साजिद बलोच हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने कहा कि ये दरख्त काट क्यों रहे हैं, किस अथॉरिटी से इजाज़त ली गई है, वजह क्या आखिर? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फॉरेस्ट हुकाम है, उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जब जारी की तो उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ था कि वापडा की तरफ से तलागंग रोड के ऊपर दरख्त काटे गए हैं। तो जब हमने इसको थारली जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि यकम जो मार्च था उस तारीख को एक जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है वापडा का, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमने कुछ दरख्तों की शाखें काटनी है। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि जब ये जो फॉरेस्ट का अमला है ये जब मौके पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे तकरीबन 8 के करीब जो है वो वहाँ पे दरख्त जो हैं वो उनको काटे हुए मिलते हैं। जिसके बाद उन्होंने जो मुतलका अथॉरिटी होती है उसके साथ वापडा की, उनके साथ जब रब्ता किया तो उन्होंने बजाय ये अमल रोकने के उन्होंने दोबारा जो है वो मजीद 7 दरख्त जो हैं वो भी काट दिए हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि ये जो दरख्त जो हैं वो जो काटे गए थे वो बलकसर के मकाम पर एक टाल पर इस वक्त रखे गए हैं, और उसको जो फॉरेस्ट का अमला है उन्होंने उसको डिपो करार दिया है। और दूसरी तरफ जो है कि जब एक महकमा ही दूसरे महकमे का अगर एहतराम नहीं करता, और एक माहौल दोस्त जैसा कि आपने कहा कि ये दरख्त हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, और एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो ये मुहिम चला रही है, और चकवाल के अंदर भी जो है 30,000 के करीब जो है वो नए दरख्त लगाए गए थे कि हालिया कुछ अरसे के अंदर अगर चकवाल के माहौल की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो स्मोक भी अब अपने असरात दिखाती है। तो इसी पे जो जो ये सारी चीज़ें थी इसके मद्देनज़र रखते हुए और जो सीना जोरी है इसको मद्देनज़र रखते हुए तो फॉरेस्ट का जो अफसरान है उन्होंने अब थाना सदर चकवाल में एक दरख्वास्त भी दी है, लेकिन ये गुज़श्ता अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये दरख्वास्त किसके खिलाफ दी गई, और साथ मुझे बताइए कि तलगंग हो गया, चकवाल हो गया, जीटी रोड के करीब करीब भी जो चीज़ें होगी, हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे दरख्त को कटाई कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वापडा की भी नेग्लिजेंस है ना, उनको तो सिर्फ दरख्तों को ट्रिम करने का कहा जाता है कि वो तार वगैरह न लगे। यहाँ पे तो जो स्टोरी है उसमें दरख्त एक जगह से मुंतकिल होते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे जाके फरोख्त भी होंगे। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे इन्होंने जो है उनकी शाखें तराशने की हद तक वो जो महकमे को इंटीमेशन दी थी और इजाज़तनामा लिया था, लेकिन अब ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी वाकई गफलत है वापडा की तरफ से कि उन्होंने वहाँ पे 15 के करीब वो जो है वो दरख्त ही सिरे से काट दिए हैं। और ये जो दरख्वास्त की बात है ये अभी जो एक एक्सियन एडिशनल एक्सियन जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ और तकरीबन कोई 10-12 के करीब जो दीगर एहलकार हैं वापडा उनके खिलाफ एक दरख्वास्त थाना सदर में मौजूद है, लेकिन अभी 24 घंटे हो चुके हैं, इसके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। जी सही। अच्छा साजिद साहब, ये भी बताएं कि वहाँ पर कुछ ऐनी शाहिदीन भी ये बता रहे थे, जो रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सामने इतलात आई हैं, वो ये है कि काफ़ी कीमती दरख्त थे ये और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। किस हद तक नुकसान होगा इन दरख्तों को काटने का, क्योंकि वहाँ पर एक करीब एक होटल भी है, ज़ाहिर है सायादार दरख्त होते हैं, लोग आकर बैठते भी हैं। अच्छा, ये जो आपको एक तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं कि ये सुहावा से मियाँ वाली एक तो ये जो महकमा जंगलात है इसके अंदर इसको रोड को कंसिडर किया जाता है, और ये जो डबल रोड है चकवाल की और बड़ी मारूफ रोड है तलागंग रोड, इसके ऊपर ये दरख्त जो थे ये मौजूद थे। और यहाँ पे जब ये रोड बनाया गया तो उस वक्त भी बहुत सा कत्लेआम हुआ था दरख्तों का,
और इस उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी इसके ऊपर नोटिस दिया था, और ये दोबारा जो है दरख्त यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अभी ये तनावर दरख्त जो है वो सायादार जो है वो कायम हो चुके थे, लेकिन अभी जो है इनको बिल्कुल काटा गया। और ये इनकी कीमत की जो अगर बात की है, जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की है, तो वो बता रहे हैं कि इसकी कीमत इन दरख्तों की लाखों रुपए में है। लेकिन अच्छा। सबसे ज्यादा जो जुल्म की बात ये हुई है कि वापटा वालों ने जो है वो इनको तराशने की जो उसकी रुकावटें बनती हैं, अमूमन जो शाखें रुकावट बनती हैं ताकि आंधी तूफान आए तो नुकसान ना हो, लेकिन जब एक नई लाइन डाली जाती होती है तो उसके लिए बकायदा पहले महकमे को पूरी तरह वो इतला दी जाती है। अगर कोई दरख्त रुकावट बनता है तो वो बकायदा उसकी एक पेमेंट होती है, वो महकमे को जमा कराई जाती है। फिर वो महकमा आता है, वो देखता है कि वाकई इनके काम में अगर रुकावट बनती है तो फिर इन दरख्तों को हटाया अच्छा जाता है। साजिद साहब, लेकिन ये बताइएगा कि इस तरह के वाकयात में हम देखते हैं कि दिखने में तो छोटे छोटे वाकयात होते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरे पूरे गैंग, पूरा माफिया होता है। तो क्या यहाँ पे भी कुछ हैं जो बहुत बड़े बड़ी जगहों तक जाके मिलते हैं, या ये छोटा मोटा मामला है? अभी तो देखिए कि ये तो इब्तदाई स्टोरी है, कल के दिन ये सामने आई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी गालबन इस बात पे ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। उनको दरख्तों से भी इतनी गर्ज मेरे अंदाजे में नहीं नजर आ रही। उनको ज्यादा ये है कि इन्होंने हमारा कहना नहीं माना। जब इन्होंने 8 दरख्त काट लिए थे तो 7 क्यों इन्होंने जोर जबरदस्ती के जरिए काटे हैं? मुझे तो ये ज्यादा एलिमेंट नजर आ रहा है इसके अंदर। साजिद साहब ये बताएं कि अब इन दरख्तों की रीप्लांटेशन के हवाले से कोई प्रोसेस है, कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं? देखें, अभी तो ये आज पता चलेगा कि इसके ऊपर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो महकमा फॉरेस्ट का साथ देता है या वापटा वालों का, या ये तीनों महकमे मिल के इसको, पुलिस वाले बड़ा भाई का किरदार अदा करते हैं और ये मामला इधर ही रफा दफा करते हैं। ये आज के दिन में तय हो जाएगा। अगर FIR नहीं होती तो ला मुआला, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त सर जोड़ के बैठे हैं। वो उन्होंने पहले वापटा वालों ने कर दिया, फिर फॉरेस्ट वालों ने कर दिया, अब मामला पुलिस के पास है। तो आप देखते हैं कि पुलिस आज के दिन इस पे क्या करती है और फिर आगे बात होती। और जो जहां तक नई जो दरख्त लगाने का मामला है, तो इसके ऊपर आप जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसका भी जो है वो भी मौकफ सामने आना बहुत जरूरी है। अच्छा DFO साहब, आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की तो DFO साहब ने भी यहाँ पे आना था, वो एग्रेसिव भी थे, वो थाने में भी गए, तो यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्या कोई पीछे पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे? नहीं, उसमें असल में ये है कि DFO साहब का सुबह भी मुझे 7:18 पे एक वॉइस नोट आया था। कल भी वो बता रहे थे कि मुझे जो सेक्रेटरी जंगलात है उन्होंने लिंक पे, वीडियो लिंक पे वो थे, तो उन्होंने अपने जो SDO हैं फॉरेस्ट उस्मान, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आपने जो है वो चैनल पे आना भी है और बात भी करनी है। लेकिन बड़ा एक मेरे लिए भी ये शॉकिंग बात मुझे नजर आई है कि 8 बजे के बाद से जो SDO साहब हैं फॉरेस्ट के उस्मान साहब, उनका नंबर ही जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है जी। सही। ठीक हो गया। साजिद साहब, फिर आखिर में ये भी मुझे बता दें कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले पर कितने मुतहरिक आपको नजर आ रहे हैं? कुछ एक्शन लिया गया उनकी जानिब से भी या फिर अभी चल रहा है प्रोसेस? कानून नाफिज करने वाले इदारे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पुलिस के पास मामला है, लेकिन मेरे अंदाजे में ये मट्टी पाव वाला काम होना है, इसके ऊपर इससे मजीद कुछ नहीं होना। और ये हम बस वो दरख्ती जो लगाने की एक मुहिम होती है उस पर लाखों रुपए उड़ाते हैं, करोड़ों रुपए बल्कि उड़ाते हैं। ये सारी कागजी बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा हो। बहरहाल जो हमारे था, आपके एंड पे था, जो हमारे इदारे के एंड पे था कि ये जो माहौल दुश्मन एक मामला सामने आया है और इदारों की तरफ से आया है, तो वो हमने अपना किरदार जो हमारे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे एंड से जितना कुछ हो सकता है हमने किया है, इस मामले को उठाया है, रिपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। आप डिटेल शेयर कर रहे थे, साजिद साहब मौजूद थे। अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त होती है। बिल्कुल ऐसी है, और जिस तरह गजल जिस तरह हमने चकवाल की बात की, इसी तरह से आपने एक लम्हे में शेखुपुरा की बात की। तो शेखुपुरा के हवाले से बहुत ही अजीब और गरीब सी स्टोरी है, जहाँ पे एक दिहाड़ीदार को, जिसने दिहाड़ी लगानी थी, जिसने शादी पे जाके खाना बनाना था, वो इस वजह से कत्ल हो गया कि उसने खाना देर से बनाया और पूरा मजमा उसको देखता रहा। वहां पे तमाम तर लोग देखते रहे, शादी में आने वाले भी देखते रहे, घर वाले भी देखते रहे। उसको मारा पीटा और इतना ज्यादा मारा पीटा कि वो बेचारा
अपनी आखिरी सांसें भी ना ले सका सही तरीके से और इस दारे लोग फानी से तमाशाई कूच कर बने गया। हुए थे और कोई भी पास नहीं ये आया। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है शेखोपुरा से, और इस हवाले से हम वहाँ पे मेरे ख्याल रिपोर्ट भी है हमारे जी पास। हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, हम वो देखेंगे सबसे पहले कि किस तरह से ये वाकया पेश आया। गांव नवा जिसमें ये वाकया पेश आया, बहुत बेदर्दी से उस मजदूर को कत्ल किया गया। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जी हम इस वक्त मौजूद हैं मकतूल मेहनतकश गरीब सलीम नासर के घर के पास, जिसे गुज़श्ता रात फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल मासूम बच्चों का बाप और घर का वाहद कफील था, जिसे मियाना ठट्ठा थाना भिखी के इलाका में एक शादी की तकरीब में टिक्का कबाब के ऑर्डरों के लिए बुलाया गया था, जहां पर वो अपनी मेहनत कर रहा था कि इसी दौरान मुलजमान ने कहा कि हमें जल्दी अपना टिक्का लगा कर दो। उसने कहा कि जी मैं अभी देता हूं। बस इसी पादाश में उन्होंने फायरिंग करके उसे मौका पर ही हलाक कर दिया और फरार हो गए। ताहम थाना भिखी पुलिस ने मुलजमान, जो कि बहुत ही बाअसर है, बताया गया है कि जैगम अब्बास विरक नामी मुलजमान ने उसे फायरिंग करके हलाक किया है और मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है, जिस पर अहले इलाका और मकतूल के विरसा ने मरियम नवाज और आईजी पंजाब समेत डीपीओ शेखुपुरा से अपील की है कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजमान को सख्त से सख्त सजा देते हुए उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी बाअसर शख्स गरीब मेहनतकश को इस तरह ना हलाक कर सके। जी हमारे साथ उनके एक मोहल्लेदार मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि सलीम नासर कैसा था और उसके विरसा की क्या सूरत हाल है। जी सलीम बहुत अच्छा आदमी था, मेहनत मजदूरी करता था, हर एक से प्यार से बात करता था। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, उसे इंसाफ चाहिए। आपने जाना कि उनके घर वालों के साथ मोहल्लेदार भी उसकी अच्छाई की कस्में खा रहे हैं और वो भी इंसाफ की अपील कर रहे हैं। लिहाजा हम कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील करते हैं कि मकतूल मेहनतकश की जो हलाकत है उस पर उसके विरसा को इंसाफ फराहम किया जाए और जालिम बाअसर मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुंचाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। शुक्रिया। ये गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि मुकम्मल उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की और बात भी की यानी शाहिदीन से, मोहल्लेदारों से, कि किस तरह का वो शख्स था, नेचर वाइज, अखलाकियात वाइज, और मजदूरी करता था, जिस तरह से उन्होंने जान ले ली। बहुत ही अंदोनाक कत्ल था, अफसोसनाक है जी। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो मकतूलीन है उनको इंसाफ मिलना चाहिए और फौरन इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे वक्त को चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब मुल्की सियासत की बात करें तो वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और पार्टी की क़यादत आपस में ही लड़ रही है, जबकि उनको शायद बहुत सारे और मामलात करने थे। खान साहब को रिहा करवाना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी थी जो कि मेरा ख्याल है कि उनको करनी चाहिए थी। हाँ, आपने ये बात की ना हसनैन के पार्टी जो है वो आपस में लड़ रही है। जब पार्टी आपस में लड़ेगी तो वो फिर हुकूमत को कैसे टफ टाइम देगी, एक बहुत बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल ऐसे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि मुराद सईद साहब ने आज की कॉल दी हुई है एहतजाज के हवाले से, धरनों के हवाले से, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है वो इस चीज़ से इख्तलाफात करती है। वो कहती है कि जो कुछ खान साहब कहेंगे या फिर जो कुछ, अगर मैं अनदर वर्ड्स कहूँ, कि वो लोग कहेंगे वही होगा। तो अब जो वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज हैं, वोटर सपोर्टर कंफ्यूज है कि असल में बात किसकी सच्ची है।
फैसल चौधरी साहब कल परसों हमारे साथ मौजूद थे। वो एक ही बात का शिकवा करते हैं कि खान साहब का जो नैरेटिव आता था ना अडयाला जेल से, वो अब आना बंद हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि इसके और पीछे इस बात की तो हम गवाही देते हैं कि हाँ, जो बिल्कुल। नैरेटिव फैसल चौधरी साहब देते थे आगे मीडिया में, वो अब खान नहीं आ साहब का रहा, होता था, वो अब नहीं आ रहा। बिल्कुल अब वो नहीं आता, क्योंकि जाहिर है मुलाकात ऐसे लोगों की कराई जा रही है जिनके नाम फहरिस्त में नहीं होते, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक लोग वहां जाते हैं, मुलाकात कराते हैं। लेकिन इसमें कुछ हाँ। कसूर खान साहब का भी तो है ना। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब खान साहब ने लगाया था, मैंने आपने तो नहीं कहा था उनको। Exactly. ठीक है, इसी तरह से बैरिस्टर साहब को, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इनको चेयरमैन पीटीआई खान साहब ने लगाया। उनके पास बहुत बड़े नाम थे, असद कैसर थे, और मुराद सईद हो सकते थे, कोई और हो सकता था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी शख्सियत को लगा दिया जो पहले पीपल्स पार्टी में थे और हाल ही में पीटीआई में शामिल हुए, उनको उन्होंने चेयरमैन लगा दिया। सो जितनी भी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं पे इनका कनेक्शन भी उन्हीं के साथ है। उन्हीं के साथ है। अभी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर एक विजुअल्स भी देख रहे हैं जो कि सवाल से आगे के चल रहे हैं। रात को सलमान अकरम राजा अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में थे और उनकी जानिब से कहा गया कि जब हम मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमारे ऊपर बंदूकें तान ली जाती हैं और उस तरह से मुलाकात भी नहीं करने दी जाती, क्योंकि सियासी मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन जो मुलाकात असल में होनी चाहिए वो मुलाकातें नहीं हो रही हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करूं तो अली अमीन गंडापुर को भी दे दिए गए हैं। खान साहब से जब मुलाकात हुई थी लास्ट, तो उसके बाद इख्तियारात दे दिए गए थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे वो अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। शौकत यूसुफ जई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। शौकत साहब, वेलकम टू सुबह की सोच, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज कॉल दी गई है मुराद सईद की जानिब से एहतजाज की, लेकिन जो लीडरशिप है वो कहती है कि जो खान साहब कहेंगे वही होगा। वर्कर्स काफ़ी कंफ्यूज हैं, किस तरह से इस बात का तयन किया जाएगा कि कौन ठीक कह रहा है और क्या कुछ करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, जाहिर है इसका लीडर जेल में है, लेकिन एक हिरारकी मौजूद है। उन्होंने जिन लोगों पे एतमाद किया है और जो तंजीम बनी हुई है, डेफिनेटली उनको एक होना पड़ेगा और उनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब जाके पार्टी बनेगी। अदरवाइज अगर हर कोई एहतजाज की कॉल देता रहा तो फिर मुश्किलात बनेंगी। तो इसलिए 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े हैं हमारे बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, उनके बीच में भी जो तलखियां बढ़ रही हैं, मीडिया के ऊपर आ रहा है, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये अच्छी बात है कि बैरिस्टर गौहर ने, पहली दफ़ा मैंने देखा है उनको कि वो बड़े गुस्से के अंदाज में मैंने उनको देखा है, लेकिन ये अच्छी बात है। देखिए, अपनी पार्टी को कंट्रोल करें और डिसिप्लिन लेकर आए पार्टी के अंदर, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा शराफत और इससे जो है ना मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। जो उन्होंने कल का रिएक्शन शो किया था, मैं चाहता हूं कि वो उसी तरह रखें और पार्टी को ऑर्गेनाइज रखें। शौकत साहब, मुझे एक सवाल का जवाब मेरे ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता कि जब आपकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े सियासी लोग थे, आपका भी एक सियासी बैकग्राउंड है, तहरीक इंसाफ के साथ आप काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद हैं, उसके बावजूद भी एक ऐसे शख्स को बनाना जो किसी और पार्टी से था, ज़्यादातर उनका वकला बरादरी में ही नाम था, उनको जब आपने चेयरमैन बना दिया तो वो पार्टी को उस तरह से संभाल तो नहीं सकेंगे? कहीं ना कहीं कसूर तो बानी पीटीआई का ही है ये। नहीं, देखिए, पार्टी को संभालना वो एक बंदे का काम तो नहीं होता ना, वो तो एक पार्टी पूरी तंजीम होती है। तो मैं, अगर तंजीमी लिहाज से पार्टी को मजबूत किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, जो कि तकरीबन हो चुकी है, अब सूबे में हमारे जैसे पार्टी काफी हद तक ऑर्गेनाइज हो रही है, और ये जो स्ट्रीट पावर होती है आपका, हमेशा ये आपको फायदा देती है। अब उसको ऑर्गेनाइज करना ये हमारी पार्टी की लीडरशिप का काम है। तो बैरिस्टर गौहर ठीक है, पार्टी में नए होंगे, लेकिन सियासत के अंदर तो काफी अरसे से हैं। पीपल्स पार्टी से ये इलेक्शन लड़ चुके हैं और 2 दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं कौमी असम्बली का। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नासमझ है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है, कानून का एक्सपीरियंस भी है और सियासत का भी है, तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जाहिर है, इमरान खान ने जब उनको बनाया है तो वो किसी मसलाहत के तहत बनाया है। लेकिन शौकत साहब, अब इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि शायद खान साहब की रिहाई के लिए उस तरह से ये लोग एफर्ट नहीं कर रहे जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हम आम आवाम से भी जब गुफ्तगू करते हैं तो वो यही कहते हैं कि बिल्कुल कोई एफर्ट्स नहीं हो रही खान साहब की रिहाई के लिए, सब लोग अपना अपना मफाद देख रहे हैं। देखिए, ये तो इल्जामात तो लगते रहेंगे ना, जाहिर है बड़ी पार्टी है और लोग ये चाहते हैं कि इतने सारे, जब पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान नहीं है तो कम से कम 70% तो इमरान खान के साथ खड़ा है। इतनी अक्सरियत होने के बावजूद जो है वो इमरान खान इतने अरसे जेल में रहा और हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं मिल सका।
तो तनकीद तो होगी। लेकिन ये कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब चीज़ें सियासी मामला जो है वो सियासी तौर पे हल होने चाहिए, सियासी तौर पे डील होने चाहिए और डील करना चाहिए सियासी तौर पे हालात को। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉलिटिकल मुशावरत और इन चीज़ों पे भी तवज्जो दी जाए। बिल्कुल ऐसी है, पॉलिटिकल लोगों से बात होनी चाहिए और पॉलिटिकल अंदाज में बात होनी चाहिए। शौकत साहब, आप जैसे लोग मैं समझता हूँ कि उनको आगे आना चाहिए। थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वीडियो लिंक पे आना था लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से लेट भी हो गए। वंस अगेन थैंक यू। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसका मेला सजने को तैयार है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां उरूज पर हैं और आज शाम को 7 बजे आपको एक मेला नजर आएगा और पाकिस्तान सुपर लीग एक्स जिसका 10वां एडिशन बिल्कुल तैयार है और एक्साइटमेंट है। रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, पूरे मुल्क में भी, और साथ हमारे पड़ोस में तकलीफ भी है क्योंकि हमने आईपीएल को टफ टाइम देने का इरादा कर लिया है, ठान लिया। और अब देखते हैं कि हम आईपीएल को टफ टाइम देंगे नहीं देंगे। इन तमाम तरह इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेरी यंग एंड डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमजा शफीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिल्कुल, हमजा से सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे क्योंकि पाकिस्तान की एक बिग अचीवमेंट भी है, 10वां एडिशन है और हमने आपको पता है कि दुनिया के सामने अब शोकेस करना है। बड़े बड़े नाम पाकिस्तान आए हैं। फिर उसके बाद तैयारियों के हवाले से जैसे हसनैन ने कहा, रंगारंग तकरीब है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फिर सूफी म्यूजिक आर्टिस्ट होंगे, आज परफॉर्मेंसेस भी होंगी, कल कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल इस सिचुएशन को? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पीएसएल की बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि जो पिछले 9 सीजन थे ना, उसमें हमने बहुत 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 अच्छा काम किया। 10वें सीजन में आके ऐसा लग रहा है और कुछ फैंस इंगेजमेंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो हाइप नहीं बन पा रही। अभी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी तो है जिसमें 8 से 9 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हाइप बनाने में कामयाब नहीं हो रहे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम कंपैरिजन तो आईपीएल से करते हैं, लेकिन उनकी एक टीम ने, आरसीबी, जो पिछले 17 सीजन नाकाम रही, 18वें सीजन में भी उन्होंने जिस तरह से पूरा स्टेडियम जैम पैक किया जस्ट किट रिवीलिंग में, इस तरह की फैंस एंगेजमेंट जो है वो हर फ्रेंचाइज को चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पीसीबी तो कुछ कर नहीं रहा। अगर कर रहा है तो एक लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज कर रही, बाकी जो 5 फ्रेंचाइजीज हैं वो सारा साल जो है अनफॉर्चुनेटली वो कहीं चले जाते हैं और सिर्फ सीजन के लिए आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल इस तरह नहीं चलेगा। अगर हमने इसको कंपेयर करना है किसी बड़ी लीग से और इसको मनवाना है कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, पहले नंबर पर तो हम आ नहीं सकते फाइनेंशियली भी, अगर इसमें पहली दूसरे नंबर पे बनाना है तो हमें ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी। हमजा, लाहौर कलंदर की आपने बात की तो लाहौर कलंदर तो एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो इस्लामाबाद में भी आके हमें सपोर्ट करती है। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को करना चाहिए, लेकिन जो फैन एंगेजमेंट की बात की है, क्या आप समझते नहीं है कि फैन एंगेजमेंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन 2022 से लेके 2025 अब 3 साल हो चुके हैं। आपकी टीम कभी जिम्बाब्वे से हार जाती है, कभी वेस्ट इंडीज से हार जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका क्या हाल हुआ, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में आपका क्या हाल हुआ। सो अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस ठीक होती तो शायद हाइप भी ज्यादा बेहतर होती। अब वन ऑफ द रीजंस स्टैंड भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने पिछले साल भी देखा। पिछले साल हमने लाहौर के मैचेस जो देखे, कदाफी के मैचेस जो देखे, पिंडी के देखे, जैम पैक स्टेडियम होते थे, हाउसफुल हमेशा हमने देखा है। लेकिन इस साल ऐसा लगता है, या तो एक तो आप कह सकते हैं कि वेदर कंडीशंस, गर्मी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमने इस तरह की एक्टिविटीज और हैपनिंग्स नहीं देखी। कराची में बहुत ज्यादा है, मुल्तान में तो शदीद है, पिंडी का मौसम आप बता सकते हैं, लाहौर में आज बारिश हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले कोई एक वीक जो है ना, पिंडी में भी बारिश है, आज पेश गोई है, पिंडी में भी बारिश है। चले मौसम एंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह। तो ये है। हाँ, ये आपकी रीजन ठीक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा परफॉर्मेंस है, मैंने ये सीरीज हारी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारी, अफ्रीका में हम सिर्फ एक इंग्लैंड वाली सीरीज के सर पर जिस तरह से हमने दावे कर दिए, हम शायद उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो ये रीजन हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा हूँ कि पीसीबी इंतजामिया कंप्लीटली इसमें नाकाम दिखाई दी है, पीसीबी जो पीएसएल की हाइप क्रिएट करने में। अच्छा हमजा, न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें जो पीएसएल में इस दफा इस्तेमाल की गई है, उस पर आपका क्या तबसरा है? अच्छा,
इसमें मल्टीपल राय है। जो मेरी राय है ना, ये हसनैन भाई और गजल जो हॉटस्पॉट्स, ठीक है, और आपने एम्पायर्स को टैब्स दे देना, ये टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया में बहुत पहले से है, हम इसमें बहुत पीछे हैं। हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी, क्या स्टेडियम में हाईलाइट करना प्लेयर्स को ये टेक्नोलॉजी है, क्या नो बॉल ऑन रन रियल टाइम पे देना क्या ये टेक्नोलॉजी है? हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में कुछ और हो रहा है। अब देखिए बिग बैश की अगर बात की जाए, उन्होंने आज से 3-4 साल पहले अगर पावर प्ले की बात की जाए तो उन्होंने ये चीज इनोवेशन लेके आया कि 2 ओवर अभी करेंगे, 2 ओवर जब वो चाहेंगे वो करेंगे। उसके बाद आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर की चीजें आ गई। पीएसएल की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ हाईलाइट करना ग्राउंड में के प्लेयर्स हैं, और उसके बाद अंपायर को एक टैब दे देना, ये एक वॉच दे देना जिसमें वो नो बॉल का डिसीजन फौरी तौर पर रियल टाइम पे ले सके। तो इसको टेक्नोलॉजी मैं नहीं मानता। बहुत सी नेगेटिव बातें हो रही, मैं चाह नहीं रहा नेगेटिव करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें जो है वो हमें मजबूर कर रही हैं। ठीक हो। अच्छा हम साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक निजी होटल में जहाँ पे मैं भी मौजूद था, तमाम कप्तान मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे माहौल इस तरह का बना हुआ था कि आपके 6 के 6 कप्तान थे और वो बड़े अनसीरियस नज़र आ रहे थे, और वो अभी भी किसी खुमारी में हैं। वो शायद सोच रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े सुपरस्टार हैं कि परफॉर्म करें ना करें लोग हमें देखने आएंगे। इसकी क्या वजह लगती है कि हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते लेकिन एक खुमार उनमें है कि वो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? अच्छा सनम भी, मैंने देखा कि आप भी वहां पर मौजूद थे, आपने बड़े अच्छे सवालात भी किए। आपने देखा कितना कैजुअल माहौल था, बाकी सारे आप कहीं पे आपको प्रोफेशनलिज्म नजर आया? कहीं पर भी? हर दफा हमने देखा कि कभी रिजवान तो चले हमेशा ही ऐसे करते, कभी शाहीन उस किट में आ जाते हैं आर्म ट्राउजर पहनकर, कभी बाबर आ जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे करना है कि हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। पहले तो हम अपने आप को मानते भी नहीं है, वो ठीक है, ऑन मेरिट हम नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो वो किसी चीज का मसला ही नहीं है। आपने रिजवान की फाइनल मैच बदतरीन शिकस्त के बाद हम वो शिकस्त वो भूल जाए, अमेरिका वाली, जिम्बाब्वे वाली, आयरलैंड वाली, अच्छा टफ टीम थी, लेकिन हम 4-1 7-1 ओवर अगर दोनों सीरीज का मिलाया जाए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनाब भूल जाएं इसको चैंपियंस ट्रॉफी, हमारा मेन फोकस भूल जाएं सीरीज को, मेन फोकस अब पीएसएल है। पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया उसे देखती है, तो हम अब वो एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से कैजुअल माहौल अब बना दिया गया है। मेरा ख्याल नकवी साहब को अब वो सर्जरी कर देनी चाहिए जिन सर्जरी की वो बात करते थे। और कल ही की उन्होंने कहा, आप भी वहां पर होंगे, आपने सुना होगा, रिजवान ने कहा कि आपको भी पता है कि मेरे पास कितने से इख्तियारात हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई है ना कि पीसीबी में डोरे कोई और हिला रहा है। जो कप्तान है वो एंटायरली वो जो है उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ देखता, ऊपर से जो इशारा होता है उस पर उसको बात करनी होती है। बिल्कुल, रिजवान तो हमें खुलकर बोलते हुए नजर आए और बिल्कुल क्लियरली वो बोल गए हैं। अच्छा, पेशावर के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनके हवाले से उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। पीएसएल उनके लिए कितना हमजा इंपॉर्टेंट है? बाबर के लिए पीएसएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाबर पे एक टैग लग गया हुआ है कि ये टी20 का प्लेयर नहीं है। अब आगे देखें, एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में आ रहा है, वर्ल्ड कप इंडिया में, जो कि इंडिया और श्रीलंका में, वो भी टी20 फॉर्मेट में है। तो बाबर को अपनी जगह बनाने के लिए प्लेइंग 11 में, उसके लिए पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जस्ट मैंने खबर पढ़ी है, उसको मैंने अभी फर्दर चेक करना है। खबर ये स्नैन भाई आई है कि बाबर जो है वो इंजर्ड हो गए, तो हो सकता है कि वो पहला मैच जो है जो पेशावर का है वो ना खेल पाए। तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो अच्छा। बाबर के लिए तो फिर ये बहुत बुरी खबर है। बाबर अगर परफॉर्म नहीं करता तो बाबर के पीछे जो है बहुत सी लॉबीज तैयार खड़ी हैं उसकी लेग पुलिंग के लिए। अगर बाबर कुछ भी करे तो बाबर अगर इसमें परफॉर्म करता है तो बाबर अगले 2 टूर्नामेंट खेल सकता है। लेकिन क्या हमजा इसी सवाल को थोड़ा सा स्ट्रेच अगर कर लें तो बाबर आजम अगर इस सीजन में परफॉर्म नहीं करते एज ए कैप्टन, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि उनकी अब कौमी टीम में तो एज ए कैप्टन जगह बन नहीं रही, तो मेरे ख्याल है वो पीएसएल की कप्तानी से भी जाएंगे। हो सकता है, लेकिन आप देखें ना, जरूरी नहीं, ये डिपेंड करता है फ्रेंचाइज मालिकान पर, मैनेजमेंट पे। वो अगर चाहें तो वो बेहतर समझ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जनाब बाबर ही हमें सूट करता है। देखिए ना, रिजवान उसने सरफराज ने क्या किया, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको कंटिन्यू किया, एंड पे आकर अली रुस्सो दे दिए गए। इधर शाहीन ने एंड पे 2 सीजन उससे पहले कुछ और सीन था। तो ये जरूरी नहीं है, साइज पे डिपेंड करता है। कौमी टीम भी अब दोबारा से कप्तानी उनको नहीं मिल सकती, ये उनको अपने ज़हन से निकलते हैं। वो कप्तानी के तो निकाल के क्रिकेट खेलनी है, इंटेंट शो करना है, स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। अब बाबर आजम को कप्तानी के उस कुमार से निकल जाना चाहिए, जो कि पूरी कौम ये चाहती है, पीसीबी चाहता है कि बाबर कप्तानी से हटके अपनी जो क्रिकेट है ना जस्ट वो खेले। क्योंकि डेटा तो उनके पास बहुत है, कारकर्दगी 0 है। हम भी यही चाहते हैं कल कप्तानों की गुफ्तगू बहुत है, लेकिन
समझ नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमजा, आपने में ज्वाइन किया, इन डेप्थ एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे हमजा, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। और सब जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं, लेकिन वाकई क्या ये पुरअज़्म जो दिखाई दे रहे हैं वैसा करेंगे भी या फिर नहीं? यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़े ही खूबसूरत पिक्चर्स इस वक्त इर्द गिर्द हमारे आपको नजर आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे, ये मेरे साथ मौजूद हैं, इस साइड पे मौजूद हैं, चाय का कप। हाँ बिल्कुल, और हसनैन के साथ आप टेबल देख सकते हैं, सामने आप पिक्चर्स देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये तैयार की गई है। टेबल के ऊपर अपनी चाय भी रख ली है, चाय भी रख ली है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, बल्कि हैंडमेड है और इतनी मेहनत से तैयार किया गया है, इतनी मेहनत से बनाया गया है कि आप मतलब हम यहाँ पर देखकर इतना ज़्यादा फैसिनेट हो रहे हैं, तो सोचे जिसने बनाया होगा उसने कितनी मेहनत की होगी। और इस तरह के जो फन, इस तरह का जो बनाने का तरीका होता है ना, बहुत ज़हीन लोग ये काम कर सकते हैं, आम लोगों की बात नहीं होती, कितना सोचना पड़ता है, किस तरह से डिजाइनिंग करनी पड़ती है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अमरीन आमिर हमारे साथ मौजूद हैं जी आज, और इंटरनेशनल आप सर्टिफाइड भी हैं। ये खूबसूरत से शाकार आप देख रहे हैं जो बनाती हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आर्ट है। आप ये कह सकती हैं कि ये आर्ट है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने लगे आर्टिस्ट से मुलाकात कराएंगे। थैंक यू सो मच जानी गस, आपको देख के बड़ा खुशी हो रही है, आपके काम को देख के बहुत खुशी हो रही है, इर्द गिर्द जो और सारा काम हमारे। मुझे ये बताइए कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये हाथ से इतना काम किस तरह कर लेती हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बस हाथ से, क्योंकि शौक था, फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ मैं और थी अपने टाइम पे, और फिर उसके बाद शादी हुई, ब्रेक मिला, फिर जब बच्चे बड़े हुए तो अपने इस शौक को मैंने जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उसके साथ साथ मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की हैं काफ़ी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। और फिर मेरे किड्स ने और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि इसको प्रोफेशन को जाके बनाओ अपना और बस छा जाओ। तो मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अब आपके सामने जो भी है माशाल्लाह आपका काम नज़र आ रहा है, और आप जिस तरह से आप मेहनत करती हैं। ये बताएं कि चैलेंजेस भी होती हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए तो बहुत, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किलात हुई थी अपने पेज को डेवलप करने में, और मैंने जब ये बनाना शुरू किया तो लोगों को इतना इस अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों की, तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे जब मैं, क्योंकि मैं वर्कशॉप बाहर से लेकर आई थी, तो मुझे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मिलती ही नहीं थी। अच्छा जी, मिलती ही नहीं थी। तो फिर उसके लिए ये कि कुछ कोई जो बाहर से आ रहा होता था तो उससे मैं चीज़ें कह देती थी कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ ला दें, ये चीज़ ला दें। अब तो माशाल्लाह बहुत लोग ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गर्ल्स मैं देख रही हूँ, बड़ा मुझे खुशी होती है, और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी अब ये वर्कशॉप कर रही हूँ ताकि गर्ल्स को अवेयरनेस भी हो और वो इस आर्ट की तरफ आएँ, क्योंकि ये बहुत मजे का काम है। अच्छा, फर्नीचर डिजाइनिंग एक मुश्किल आर्ट भी है, लेकिन जिस तरह आपने वर्कशॉप का जिक्र किया और जब आपने ये स्टार्ट किया, आई थिंक कोविड में स्टार्ट किया आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो उसके बाद वर्कशॉप्स के साथ साथ आपसे कौन से लोग इंस्पायर हुए जो इस फील्ड में आए? काफ़ी लोग इंस्पायर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कि इन्होंने काफ़ी लोगों ने मुझे ये अप्रोच किया कि हमें ये वर्कशॉप्स चाहिए। मैं एग्जीबिशंस भी करती हूँ साथ साथ, तो मुझे लोग ये कहते थे कि प्लीज़ इसकी आप वर्कशॉप ज़रूर करें, क्योंकि ये जो काम है हमें सीखना है। तो जब लोगों ने मुझे फीडबैक अच्छा मिला तो मैंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट की और लोगों को कोशिश की कि गैदर करूं, लड़कियों को स्पेशली। तो बाकी ये कि तो ये अगर एक बिल्कुल आप ये कहें कि फ्रेश इंसान है, फ्रेश बच्चा है, ये बच्ची जो भी है, वो सीखना चाहे तो कितने अरसे तक सीख जाएगा इस तरह का काम? देखिए, ये मेरी जो वर्कशॉप होती है वो 2 डेज की होती है। अच्छा जी, तो आप ये काम अगर इंटरेस्ट है तो आप 2 डेज में भी सीख सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मेरे और गजल जैसे होते हैं जिन्हें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नालायक हैं, फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स नहीं है, मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, हम किस तरह सीखेंगे? आप 0 मीटर भी हैं तो भी आप 2 दिन में सीखेंगे। अच्छा, अमरीन मुझे ये बताएं कि आप अभी बाहर का जिक्र कर रही थी, वहाँ से आपने सब कुछ देखा, सीखा, कितना डिफरेंस आपने देखा पाकिस्तान में और वहाँ में इस काम में? काम में जो मैं रेजन का काम करती हूँ, रेजन में बहुत फर्क है। अच्छा। पाकिस्तान में अब तो हमारे पास रेजन बहुत अच्छा डिफरेंस बताइएगा, फर्नीचर डिजाइनिंग एंड रेजन। जी, फर्नीचर डिजाइनिंग में ये होता है कि मैं पहले रिवैम्पिंग का काम कर रही थी, उसमें ये होता है कि अब हम पुराना फर्नीचर जो हमारा होता है, जैसे लड़कियों के जहेज का सामान है, लड़कियों के माँ बाप की जो भी लेगेसी होती है, जो छोटे मोटी चीज़ें
चीज़ें होती हैं, बॉक्सेस हैं, जो पेटियां हम जिनको कहते थे पहले ज़माने में, तो वो हैं। तो आके मुझसे कहती थी लड़कियां कि हमें इसको रिवैम्प करना है, हमें तो हमें उस पर पेंट करके उनको फेंकने नहीं देती थी मैं। और मैंने अपने घर में भी यही किया, जिन चीज़ों का होता है ना कि कोई चीज़ टूट गई है तो मैं उसको ठीक करके और उसको प्रॉपर मतलब फिनिश लुक करके तो मैं अपने उस पर साइड पर लगा देती थी कि देखो कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे इस बात पे आप यकीन करें बड़े अच्छे ऑर्डर्स भी मिले, बड़ा अच्छी अप्रिसिएशन भी मिली, और सबसे ज़्यादा मेरे ऑर्डर इसी चीज़ के शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब ये काम करना शुरू किया तो मुझे रेज़न का शौक हुआ, मैंने रेज़न की क्लासेस ली और फिर मैंने फर्नीचर को रेज़न के साथ मिक्स कर दिया। जो मैं जैसे डेकोपाज का काम करती हूँ, आप देख रहे होंगे जैसे ये आपकी ये सामने है, ये सूफी वाली जो आर्ट है जी, तो ये डेकोपाज के साथ है। इसको हमने रेजन ऊपर जब अप्लाई किया तो एक फिनिश लुक आ गई इसकी जैसे मिरर या ग्लास होता है उसकी लुक आ गई। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ती गई। आपने ये जो ड्रॉ बनाया हुआ ये भी बहुत खूबसूरत है और ये भी हैंडमेड है जी। ये सब ये चांद के ऊपर मेरा कप है, आपको पता है? ये जो टेबल है ये मैं उठा नहीं सकता उस तरह से, ये चांद के ऊपर मेरा कप रखा हुआ है भाई, मैं चांद में पहुंच गया बैठे बैठे। अच्छा अमरीन, ये बताएं कि कितना टाइम लगता है आपको, फॉर एग्जांपल अगर यही बनाने में अगर मैं कहूँ तो आपको कितना वक्त लगा होगा? इसको मुझे तकरीबन 2 दिन ही लगे हैं, क्योंकि इसके जो पेंट होता है ना उसको सूखने में थोड़ा टाइम हमें लग जाता है। 24 आवर्स हमें चाहिए ही चाहिए हर सूरत होते हैं। अगर पेंट नहीं सूखेगा आप इसके ऊपर कोई फर्दर काम नहीं कर सकेंगे। तो तकरीबन 2 दिन, ये छोटे बॉक्स पे 2 दिन, और जो बड़े हमारे आर्ट पीसेज है उसमें हमें तकरीबन 1 हफ्ता चाहिए होता है। और कितना एक्सपेंसिव है ये? देखिए रेज़िन इटसेल्फ जो है वो बहुत एक्सपेंसिव आर्ट है, तो हम जो है कोशिश करते हैं कि जैसे मेरी जो मास्टर क्लास दे रहे हैं उनको मैं फिर अकोमोडेट कर देती हूँ कि आप मेरे जो वेंडर्स हैं मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप इनके पास से जाएंगे लेने के लिए तो वो आपको 10% ऑफ कर देंगे। और कोशिश मैं अपनी करती हूँ, या फिर मैं उनको ऑल्टरनेट बता देती हूँ कि आप यहाँ से थोड़ा सा आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पाकिस्तान में इतने नहीं अफोर्ड कर सकते ये वाला जो आर्ट है। तो मेरी अपनी कोशिश होती है कि जहाँ तक मैं हेल्प कर सकूँ मैं हेल्प कर देती हूँ। और मेरी क्लास के थ्रू जो है वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी इस फील्ड में आए भी हैं, और वो बहुत बल्क में नहीं लेते, इसलिए क्योंकि आपको पता है बल्क में चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। आपसे चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि केमिकल है, केमिकल का कोई भी रिएक्शन हो सकता है ना, तो वो अगर ख़राब हो गई तो फिर पूरा आपका सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं बल्क में नहीं लेने देती, मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे पैमानों पर आप चीज़ें लें, छोटों से शुरू करें और फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अपना बनाएं। फिर आगे अमरीन, आपसे भी कभी कुछ खराब हो जाता है तो उसको रिसाइकिल कर लेती हैं या कहती हैं खराब होंगे तो कहेगी मेरी आर्ट है, देखो आर्टिस्ट का वर्क है। मतलब होता है ना कि माइंड में सोच कर कुछ बनाता है इंसान, वो खराब हो जाए तो फिर कुछ और बन जाता है। ऐसा होता है, तो वरना तो हम आर्टिस्ट कैसे कहलाएंगे? कभी ज्यादा अच्छा भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। दोनों सूरत हाल होती है हमारे साथ, और स्पेशली उन वक्तों में ज्यादा होता है जब हमें बहुत इमरजेंसी में कोई चीज़ बनानी है। और अपना ही आर्ट पीस, जैसे मेरी लास्ट एग्जीबिशन हुई थी और उसमें मेरी 2-3 चीज़ें ऐसे हो रहे थे कि ख़राब एकदम हुई, और मैं कहती ये रेज़न मेरा सूख नहीं रहा, और नेक्स्ट डे मुझे मेरी एग्जीबिशन के लिए जाना है। तो फिर ये हुआ कि मैंने उसको सूखने के लिए वो एक दिन में नहीं लेके गई, सेकंड डे फिर अपने आर्ट पीसेस को मैं लेके गई, क्योंकि वो मैंने इतनी मोहब्बत से और इतनी प्यार से इतना टाइम दे के बनाए थे। तो फिर अच्छा, ये जो इस वक्त ये जो चांद बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं दिखाई दूँ तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल दिखाइए सबको। ये देखिए जी, ये चांद है टेबल के ऊपर, और ये इसके ऊपर मेरी चाय रखी हुई है माशाल्लाह से। और ये इस पे सेल्स भी थे, लेकिन शायद वो गाड़ी में सेल्स भी वो जलता भी है, मतलब रोशन भी होता है ये चांद। ये बिल्कुल चांद की तरह है। अमरीन, मुझे ये बताइए कि इसमें ये अब फर्नीचर रीवैम्प में या फर्नीचर डिजाइनिंग में आएगा जी? ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट वगैरह होती है वो आपकी, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट मार्जिन होता है? अगर किसी शौकीन मिजाज को पसंद आ गया तो वो उसी तरह से अच्छे पैसों में भी ये खरीद सकता है? नहीं, प्रॉफिट तो थोड़ा आपको पता है ये सारा हैंडमेड है, तो मेहनत तो इसमें मेरी लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है दिन रात की मेहनत भी लगती है कि मैं सोने भी नहीं मिलता, समटाइम्स ऐसा होता है, ऑर्डर्स ऐसे आ जाते हैं। तो ये जब मैंने बनाया था तो मैंने ये एक दिन में कंप्लीट किया था, लेकिन जो इस पर रेज़न जब मैंने किया तो वो मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए उसको सूखने में। तो मेहनत मेरी इसमें काफ़ी लगती है। तो फिर आपको पता है जितनी मेहनत होती है हम उसको उतना तो मार्जिन रखते हैं अपना। और ये मेरा ख्याल है एक सवाल और भी पूछते हैं कि ये जो लोग हैं, जिस तरह बहुत सारी एक पेंटिंग हम सुनते हैं जी कि वो करोड़ों रुपए की है, उसमें करोड़ों का खर्चा होता भी है या वो आर्टिस्ट के नाम पे करोड़ों रुपए की होती है? इसका तो बड़ा मुश्किल आपने मुझसे सवाल किया है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आर्टिस्ट के नाम पे भी चली जाती हैं चीज़ें। लेकिन वाकई में इनके जो आप ये जो रेज़न का जो काम है, इसके डिफरेंट वेंडर्स हैं, तो हमें डिफरेंट जगह से, कहीं से स्टोन्स मंगाने हैं, कहीं से रेज़न मंगाना है, कहीं से हमें ये एक्रेलिक कटआउट्स मंगाने हैं। तो ये हमें, आपको पता है, ये फिर उतना ही करोड़ों का तो नहीं, खैर, लेकिन काफ़ी मेहनत करते हैं तो पड़ जाता है, हमें काफ़ी अच्छे खासी अमाउंट हमारी पड़ती है, क्योंकि हमें वही हर एक
को डिलीवरी चार्जेस भी देने होते हैं, और जितना ये हैवी आइटम होता है फिर हमें जब भेजना होता है तो हम होम फिर वो डिलीवरी सब भी चीज़ें आप लोग करते हैं? जी 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 अच्छा, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है फिर उसमें तो चार्जेस होते हैं, और इतनी मेहनत के बावजूद मुझे तो लगता है जितने पैसे आप लोगों को दिए जाए उतने कम है। थैंक यू सो मच अमरीन, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपका आर्ट देखकर ना पूरा शो का जो माहौल था वो तब्दील हो गया है। बहुत जबरदस्त हमारे 2 घंटे वाइब्रेंट हो गया। थैंक यू सो मच। और आपके शो के उससे थ्रू मैं बात करना चाहूँगी कि मेरी अपकमिंग वर्कशॉप है, तो जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्कशॉप तो काइंडली मेरे इंस्टा को, ये 11/3 में। ठीक हो गया। 11/3 में आप अगर ये आर्ट सीखना चाहते हैं तो अमरीन आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आपने इनसे जरूर सीखना जी। 19th of April। 19th of April। ठीक है जी। और यहाँ पर लेंगे अब ब्रेक का वक्त हो गया है, और मैं तो ये चाहती हूँ कि खत्म ही सेगमेंट, लेकिन अब ब्रेक लेना भी जरूरी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। जुम्मतुल मुबारक है, और जुम्मतुल मुबारक में हमारे मॉर्निंग शो में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी आखिरत के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम दीन की बात करते हैं जहाँ पे वहाँ पे दुनिया भी है, लेकिन दुनिया की जब बात होती है तो वहाँ पे दीन को भी डिस्कस करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि जुम्मतुल मुबारक में हमें क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग गज़ल कहते हैं कि हमें सूरह काफ पढ़नी चाहिए, बहुत सारे लोग और नफली इबादत की बताते हैं, फिर कुछ आयात बहुत सारी हैं जो हमें मस्जिद के मेंबर से नज़र आती है। लेकिन आज हम एक्सप्लेन जो है वो शख्सियत से करवाने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ मौजूद है, अल्लामा सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब, कि क्या कुछ है जो जुमे के दिन हमें करना चाहिए जो कि हमारे जुमे को और मुबारक बना दे। एग्जैक्टली क्योंकि आपको पता है कि हम लोग वर्बली तो बात कर लेते हैं, जुमा मुबारक कह दिया, स्टेटस लगा दिया, लेकिन जब हमारी अमलों की बारी आती है तो हम शायद बहुत पीछे रह जाते हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बिल्कुल, आपने तो माहौल ही बना दिया। जहांगीर साहब से पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। ये बताइएगा कि जुम्मा के हवाले से क्या फजीलत, क्या अहमियत है, क्या अमाल होने चाहिए? सिर्फ नहाना धोना, खुशबू लगाना, या फिर अमलों की तरफ भी हमें जाकर कुछ करना चाहिए ताकि हमारी आखिरत सवर जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह आज ही आप लोगों ने बहुत अच्छे टॉपिक का इंतखाब किया, और ये ऐसे टॉपिक का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे अवाम के लिए ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर लोग इन टॉपिकों को आम समझते हैं, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है। छोटे छोटे मसाइल का हमें पता नहीं होता, बड़े मसाइल में हम उलझ गए, और जिसकी वजह से छोटे मसाइल से बिल्कुल हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये जुम्मा का जो दिन है, जो आपने फरमाया कि नहाना, खुशबू लगाना, साफ़ सुथरा होना, गुस्ल करना, पाकिज़गी, ये भी उस आमाल में आती है जो जुम्मे का अमाल है, क्योंकि हजूर की हदीस है कि जुम्मा जो है मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, और आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी जुम्मे के दिन हुआ, और आपको पता है कि विलादत भी जुम्मा के दिन हुई, और महशर का दिन भी जुम्मे के दिन होगा। जुम्मा के दिन की हर हवाले से फजीलत है, अहमियत है, तमाम दिनों का सरदार है। और आपको पता है कि ख़ास एक जुम्मे का जो दिन होता है, मरकज़ियत मुसलमानों की शो होती है पूरी दुनिया में, जब मसाजिद में लोग इकट्ठे होते हैं और यकजहती होती है, लोग एक दूसरे। अब तो खैर ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही। पहले लोग जुमे के बाद बाकायदा, जिस तरह ईद के दिन ईद नमाज के बाद मुआनका करते थे, आपस में मिलते थे, सलाम कलाम कर एक दूसरे का हाल वाल पूछते थे, दुख दर्द का पता चल जाता था। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें। जुमा ये जो इज्तमाइयत का शो करता है, और आपको पता है कि वैसे जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, एक नमाज का सवाब है, जमात के साथ पढ़ता है 27 नमाज़ों का सवाब है। ये क्यों है? ये इज्तमाइयत की वजह से है, और क्योंकि इज्तमाइयत के बेशुमार फ़वायद हैं, यकजहती के, इज्तमाइयत के, इत्तेहाद के, मोहब्बत के, प्यार के, नफ़रतों के ख़ात्मे करने के बेशुमार फ़वायद हैं। और ये जुम्मा जो है बेहतरीन प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा को कायम करने वाला एक दिन है। अब आपका ये सवाल कि इस दिन क्या काम करना चाहिए हमें, यहाँ पर हमने खुशबू लगानी है, गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनने हैं, और दरूद शरीफ की कसरत करनी है। अच्छा। आका अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर सहाबा किराम को ये हुक्म दिया कि जुम्मा के दिन पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब अभी तो हम आप पे दरूद पढ़ते हैं, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो आप हमारा दरूद सलाम कैसे सुनेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो अम्बिया के जिस्मों को खाए। अम्बिया अपने कब्रों में जिंदा है, तो मेरे आका ने फरमाया दरूद पढ़ना है। तो दरूद एक ऐसा वजीफ़ा है जो अल्लाह का भी वजीफ़ा, कुरान में सूरह अल अहज़ाब में मौजूद है, जो फरिश्तों का भी वजीफ़ा, अहले ईमान का वजीफ़ा। अल्लाह ने देखें, अल्लाह ताला ने हम सबको नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का दिया, हज का दिया, ज़कात का दिया, नेक अमाल का दिया,
सदका तो खैरात के, लेकिन ये काम सारे अल्लाह खुद नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह एक काम ऐसा है जिसका अल्लाह अहले ईमान को हुक्म देता है, मुनाफिकीन को, मुशरिकीन को, कुफार को नहीं। अहले ईमान से खिताब करके अल्लाह फरमाता है कि दरूद पढ़ो। अल्लाह का वजीफ़ा फरिश्तों का, अहले ईमान का। तो दरूद और सलाम बड़ा नफ़े वाला सौदा है, और दरूद और सलाम की बाकायदा घरों में महफिलें होनी चाहिए, मस्जिद और मसाजिद में होनी चाहिए। मैं आपको 2 मिसालें पेश करूँ। आपको पता है मस्जिद नबी शरीफ में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में तो एक सेकंड भी दरूद और सलाम नहीं रुकता। वहाँ की तो बात ही और है। मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूँ। आप अगर मिनहाजुल कुरान में जाएँ, गोशा दरूद में, डॉक्टर तहरुल कादरी साहब के इदारे में, वहाँ पर गोशा दरूद है। वहाँ पर बाकायदा लोग बैठे हैं 24 घंटों में, 2 शिफ्टों में लोग बैठते हैं। अच्छा। और वहाँ पर जो जहर है सहरी से लेकर अफ्तारी तक रोज़े का टाइम होता है, तो वो रात वाले लोग जहर रोज़ा नहीं रख सकते। जो दिन वाले शिफ्ट होती है वो रोज़े के साथ होती है, तो वो हर टाइम दरूद सलाम पढ़ते। इस तरह मुल्तान में एक महफिल है दरूद बहरुल कमाल, हर जुमे के होती है। उसमें 7-8 हज़ार लोग शामिल होते हैं, 2-3 हज़ार ख़वातीन पर्दे में होती हैं। वारिस से उलूम इमाम काज़मी हज़रत अल्लामा सैयद सैयद अरशी काज़मी शाह साहब उसको इनेकाद पजीर करते हैं। असर से मगरिब तक दरूद पाक पढ़ा जाता है, और मगरिब से इशा तक एक जुमा दरस बुखारी, दरस कुरान होता है। जनूबी पंजाब के कसीर तादाद में लोग शामिल होते हैं। उससे एक माहौल ये बन रहा है कि लोग अपने घरों में दरूद शरीफ की महफिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दरूद और सलाम की महफिल हमारे घरों में, मसाजिद में, हर जगह हो। एक रूहानियत आए, एक मोहब्बत आए, गुस्से में कमी आए, हमारे चेहरे पे नूरानियत आए। तो जुम्मा का दरूद शरीफ तो हर वक्त पढ़ना अफजल है, लेकिन जुम्मा के दिन तो सुभान इसकी क्या ही बात। अल्लामा साहब, इसके बाकी जो सूरह काफ की बात, 2 चीजें हो रही हैं। एक सूरह काफ है, उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सलात तस्बीह पे पढ़ते हैं, दोनों के ऊपर रोशनी डालिएगा कि दोनों अमाल किस वक्त करने चाहिए, किन औकात पे करने चाहिए। देखिए, मैं यार इस करूँगा कि जो सूरह काफ है उसका जो जुम्मा के दिन के हवाले से, तो दिन कब शुरू होता है? फजर की नमाज से लेकर, वैसे तो दिन शुरू होता है सूरज तलू होने से लेकर गरूब आफ्ताब तक, ये दिन है। अगर जुमा के दिन कोई बंदा मगरिब की नमाज के बाद सूरह काफ पढ़ता है तो कुरान की तिलावत का सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो जुम्मा वाली फजीलत है वो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस्लामी हवाले से दिन जो है वो गरूब आफ्ताब के वक्त ख़त्म हो जाता है। ये बात याद रखें। तलू आफ्ताब से शुरू होता है, तो फजर की नमाज के भी बाद उलमा कहते हैं उसको भी उसी हिसाब लाना, उसी दिन की नमाज है ये। तो सूरह काफ के हवाले से जो ज़्यादातर मैंने उलमा किराम की आरा सुनी हैं, जो हमने किताबों में पढ़ा है, और मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम कहते हैं जुम्मा की नमाज से पहले, लेकिन जवाल का टाइम नहीं। हाँ। सूरज जब सर पे होता है वो जवाल का टाइम होता है। और जहाँ तक सूरह उसका सलात तस्बीह की बात है, ये तो आपको पता है बहुत बड़ी आला किस्म के नफली इबादत है सलात तस्बीह, और ये ज़रूर जुमे के दिन अगर एहतमाम हो सके, हर जुमे हो जाए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और सूरह काफ जो पढ़ता है, हदीस में आता है कि फितना दज्जाल जो है वो उससे महफूज रहेगा, नूर ही नूर होगा। इसके बड़े फ़वायद हैं। एक जुमे से दूसरे जुमे तक बंदा गुनाहों से महफूज रहता है। बेशुमार इसके फ़वायद हैं। मैं कहता हूँ कि सूरह काफ हमें पढ़नी चाहिए, दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। और इसके साथ एक बात और, जुमे के दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जुमा की नमाज में लेट आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो होता तो ये है कि पहले आइए पहले पाइए। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, आते देर से हैं, कोशिश ये करते हैं कि वो जो पहली साफ है, फरिश्तों की साफ है, हम बैठे उसमें। तो बाबा ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब लोगों का हक मारे, जो लोग पहले आए हैं आप उनके कांधों को फलांग कर आगे जा रहे हैं। हाँ, ये तो इंसानियत का तकद्दुस का पामाल का, हदीस में सख्त इसे मना किया गया है कि आप जनाब कांधों को फलांग दे वो आगे जाए। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ जो पहले आने वाले हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप पहली सफ़ों में बैठें, दरमियान में गैप ना दें, ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो। और जो बाद में आते बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि हम तो मस्जिदों में जाते हैं ना, पहले आके लोग समझते हैं कि हमें ना इस पिलर के साथ टेक लगानी चाहिए, कुछ पीछे टेक लगाते हैं, वो करते कराते ना माहौल ही ऐसा बन जाता है कि जो जहाँ पे आता है वो बैठ जाता है। और बाद में होता क्या है कि दरमियान में मिसाल पहली सफ के बाद दूसरी सफ में थोड़ा सा गैप है। अब मिसाल अब वो पिछला जब बंदा आता है वो कहता है मैं उस गैप को फिल करूँ, अब वो आगे आता है रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये दोनों की गलती है। जो पहले आते हैं वो गैप को फिल करें, टेक लगा कर ना बैठे। मैं तो अक्सर नमाज़ियों को कहता हूँ कि ये जो तकरीर जुम्मे के दिन हम खिताब करते हैं इसकी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल। अगर हर हफ्ते महीने में 4 खिताब हों, उलमा करंट इशूज़ पर बात करें, जो हमारे माशरे के इशूज़ हैं, फ़लस्तीन का इशू आप देखें, इसके अलावा मुसलमानों के इत्तेहाद यकजहती की ज़रूरत, तमाम मामला में अच्छे टॉपिक का उलमा इंतखाब करें और संजीदा उलमा हो, और उसके बाद अवाम को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, बर वक्त पहुँचना चाहिए। और मैं लोगों को कहता हूँ कि ये तकरीर हमने पंखों को मस्जिद के नहीं सुनानी, दीवारों को नहीं सुनानी, लाइटों को नहीं सुनानी, यहाँ हमने आप लोगों को सुनानी है।
पहले तो स्पीकर ऑन होते थे, हम तकरीर करते थे, चलो घरों में माए बहनें कुछ ना कुछ, हमें ये थोड़ा एहसास होता था हमारी तकरीर लेकिन कोई अब तो वो सुन रहा ट्रेंड भी है। उस तरह से अब खत्म वो हो गया। वक्त भी गुजर गया, अब स्पीकर पे पाबंदी है। अब लोगों को बर वक्त आना चाहिए और जगह का इंतखाब सही करना चाहिए। लोगों के लिए तकलीफ का बहस नहीं बनना चाहिए। हम अगर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते लोगों के लिए, मैं तकलीफ भी लोगों ना को ये दें। कहता हूँ किसी के लिए तकलीफ का बहस ना बने। जुमे को बड़ी अहमियत दें, बड़ी अहमियत दें। अब बदकिस्मती से लोग जुमा पढ़े ही वहाँ जाते हैं उन मौलवियों के पास जो फिरकावरियत पे बात करें, जो लड़ाने की बात करें, जहाँ लतीफ़े अच्छा, सुनाने अक्सर की मैंने बात ये भी करें, देखा है कि लोग हंसाने की prefer- बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप यूट्यूब पे आपको तो व्यूज उन्हें को मिलती हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि कुरान हदीस से हम दूर हो चुके हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ जुमे के खिताब में जहाँ पर हमें जुमा कैसे गुजारना ये भी ज़रूरी है कि जुमे का टॉपिक जो है वो ज़रूरी अच्छा होना चाहिए, कुरान हदीस पर मबनी होना चाहिए। ठीक हो गया बहुत आज़ाद। शुक्रिया जहांगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमने तफसीली गुफ्तगू की है क्योंकि आपको से टॉपिक छिड़ जाते हैं तो उस पर जितनी बात की जाए बात शायद- से बात निकल आती हाँ, है। बातों से बातें निकलती हैं, लेकिन वक्त को भी देखना है हमें, वक्त का भी ख्याल रखना है, वक्त की कमी है बहुत ज़्यादा। तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपको वक्तन फवक्तन you हम so तंग much. करते रहते हैं, मजीद भी तंग करेंगे मजीद टॉपिक्स के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जी। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे हमने आज जुमे की फजीलत के हवाले से बात की और हमारे प्रोग्राम सुबह की सोच की खासियत है कि हम जुमे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी रहनुमाई हो हमारे दीन को लेके, और हम उस तरफ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकें। बिल्कुल, दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मसरूफ़ रहते हैं, उधर क्या हो रहा है, जिस तरह से हर सेगमेंट हम करते हैं, पॉलिटिकल हो जाए, क्रिकेट हो जाए या फिर सोशल स्टोरीज, तो दीन को भी टच करना ज़रूरी होता है ना। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। 2-3 दिन आपने सुबह की सोच के साथ तो जुड़े रहना है, लेकिन इंशाल्लाह मंडे से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।